नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की आप इससे पहले 6 किस्से सुन चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि कई तरह की अलग अलग टाइटल से अलग तरह की कहानियां हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। कुछ लोगों को अक्सर हमारी कहानियों की किस्तें नहीं मिला करती, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल पे जाकर वहां पे प्लेलिस्ट ओपन करें और जो कहानी वो सुन रहे होते हैं उसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट ओपन कर लें। वहां पे उन्हें हर तरह की हर किस्त मिल जाया करेगी। अब 7वीं किस्त मुलाहिजा करें। सरे शाम ही मैं अपनी कमीन गाह से बाहर निकला। ये ऐसा वक्त होता है जब पोस्ट पर मौजूद संतरी इतने चौकन्ना नहीं होते, क्योंकि एक तो ये वक्त शाम के खाने का होता है और दूसरा ड्यूटी वगैरह की तब्दीली और रात के इंतजामी अमूर में भी लोग मसरूफ होते हैं। और फिर सबसे बढ़कर मुझे 20 किलोमीटर के करीब फासला तय करना था, इसलिए सरे शाम ही सफ़र शुरू करता तो पहाड़ी इलाके का ये फासला तय हो सकता था। मैं बड़े पत्थरों और रस्ते में आने वाले इक्का दुक्का दरख्तों की आड़ लेकर चलता रहा। सदरती पोस्ट के इलाके को अबूर करते ही मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। घंटे डेढ़ बाद मैं गुजर पोस्ट के करीब पहुंच गया। वहां से नाला सीधा आगे निकलता चला गया, जबकि मैं गरबी समत को मुड़ गया। आगे चढ़ाई थी, मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी के बायस इस इलाके में तेज रफ्तारी से हरकत करना मुश्किल होता है, खासकर उस वक्त जब बंदा चढ़ाई चढ़ रहा हो। रात 2 बजे के करीब मैं दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तरकियां के हदूद में पहुंच चुका था। वो इलाका खतरनाक था, क्योंकि ऐसी पोस्ट पर जो दुश्मन के बिल्कुल सामने हो, इस पर ड्यूटी वाले सिपाही बहुत चौकस होते हैं। और हिंदू तो इस मामले में यूं भी बहुत डरपोक हैं, और डर की वजह से उनका ड्यूटी पर मौजूद जवान सुस्त नहीं हो पाता, जबकि पाक आर्मी के जवान दिलेरी की वजह से अमूमन बेपरवाह होते हैं। मैं ढलान अबूर करके निस्बतन ऊंचाई पर पहुंचा। नक्शे के मुताबिक लेफ्ट तरकियां पोस्ट वहां से 200 गज आगे थी। समाल पैक से नाइट विजन साइट निकालकर मैंने आंखों से लगाई, मगर इतने फासले से मैं सिर्फ पोस्ट के खदोखाल ही देख सका, कोई और नकलो हरकत मुझे दिखाई न दी। मैं आगे बढ़ गया। इस मर्तबा मैं बकदर 100 गज पोस्ट से पहले रुका और एक पत्थर की आड़ लेकर पोस्ट का जायजा लेने लगा। पाकिस्तान की तरफ से वो पोस्ट दलहन की आड़ में बनाई गई थी और रहायशी इलाके को पाकिस्तान की तरफ से देखा जाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता संतरियों की दीदबानी के लिए जो 2 मोर्चे बनाए गए थे वो बखूबी देखे जा सकते थे। नाइट साइड से मैंने इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लिया। पोस्ट के इलाके को अबूर करने के बाद एक नाला शुरू हो रहा था, मगर इस नाले में सफर करना इसलिए भी मखदूश था कि ऐसे रस्तों पर दुश्मन ने बारूदी सुरंगें लगाई होती हैं। गो जरूरी नहीं होता कि हर आदमी का कदम बारूदी सुरंग पर पड़े, लेकिन ऐसी जगहों पर खतरा मोल लेना भी बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। हमेशा की माजूरी कौन गवारा कर सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बारूदी सुरंग इंसान की जान भी ले लेती है। एक बार मेरी आंखों के सामने हमारा एक साथी शहीद हुआ था। वो बेचारा गलती से अपनी फौज के लगाए हुए बारूदी कीते में घुस गया था, और उसकी बदकिस्मती कि जैसे ही उसके पाँव के नीचे बारूदी सुरंग फटी, वो उछल कर पीछे गिरा और अगली बारूदी सुरंग ऐन उस जगह फटी जहाँ उसका सर जोर से जमीन से टकराया था। बाद में हमने बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को वहां से निकाला था। सारी सूरत हाल का जायजा लेकर जो लाहिया अमल मुझे सूझा वो यही था कि मैं उस पोस्ट को बाईपास नहीं कर सकता था। पोस्ट के दाएं बाएं जो चढ़ाइयां थीं उन्हें कोहे पैमान के सामान के बगैर अबूर करना नामुमकिन था। कोई और रास्ता इख्तियार करने के लिए मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ता और दुश्मन के इलाके में यूं आज़ादाना हरकत मुझे फंसा सकती थी। आखिर एक फैसले पर पहुंचकर मैं खतरा मोल लेने को तैयार हो गया। मंसूबा बनाते ही मैं एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों को उतारने लगा। 2:30 बजने में चंद मिनट ही रहते थे कि मुझे उम्मीद थी कि संतरियों की बदली आने वाली होगी। 2:30 मेरी घड़ी बचा रही थी। इंडिया का टाइम चूंकि हमसे निस्फ घंटा आगे है, इसलिए इनकी घड़ियों में लाजमन 3 बजने वाले थे, क्योंकि कायदा ये है कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों की हर 2 घंटे बाद बदली होती है, और चूंकि ऐसी हिसास पोस्टों पर बैक वक्त 2 संतरी जाग रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी के औकात कार इस तरह बांटे जाते हैं कि एक की ड्यूटी अगर 5 से 7 बजे तक हो तो दूसरे की 6 से 8 बजे मुकर्रर की जाती है, ताकि दोनों संतरी इकट्ठे न जागें और दोनों ही नींद की ज्यादती की वजह से सुस्त हों। जबकि 1 घंटे के फर्क के साथ उठने की वजह से जब नया संतरी जागता है तो दूसरे मोर्चे वाला 1 घंटा ड्यूटी देकर चौकन्ना हो चुका होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाजा दुरुस्त होता दिखाई दिया और रहायशी जगह से एक आदमी सुस्त कदमों से दाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ता नजर आया। यकीनन इस रहायशी इलाके में मौजूद संतरी ने जगा दिया था। दूसरे संतरी की वापसी तक एक और संतरी कमरे से बरामद हुआ और वहीं टहलने लगा। गोया बैक वक्त 3 आदमी जाग रहे थे। जब वापस आने वाला संतरी रहायशी कमरे में गायब हुआ तो मैं आगे खिसकने लगा। मेरे दिल में सिर्फ कुत्तों का खौफ समाया हुआ था, क्योंकि अगर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते तो दुश्मन ने चौकन्ना हो जाना था।
गो जिस वक्त से मैं आया था कुत्तों के भौंकने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। इसके बावजूद मेरे दिल में खदशा मौजूद था। मैं आहिस्तगी से आगे बढ़ता रहा। नाइट विजन साइट मेरी आंखों के साथ बंधी हुई थी। संतरी सुस्त रवि से टहल रहा था। कभी कभी वो सर घुमाकर इतराफ का जायजा ले लेता था। एक दो बार उसने टार्च जलाकर भी अपने चौकन्नेपन को जाहिर करने की कोशिश की थी, लेकिन टार्च की रोशनी उसने नाले वाली समत में फेंकी थी। उसके बावजूद मैं जमीन से चिमट कर लेट गया था। लेकिन वो अकबी संतरी था और ज्यादा जिम्मेदारी सामने वाले संतरियों की होती है, इसलिए इसमें चौकन्नापन मफकूद था जो कि सामने वाले संतरियों का खासा होता है। मैं क्रॉलिंग करने के बजाय बैठे बैठे उसकी जानिब बढ़ रहा था। क्योंकि वो पथरीला इलाका था, इसलिए क्रॉलिंग करने की सूरत में एक तो नीचे बिखरे पत्थर घुटनों और टांगों में बुरी तरह चुभते थे, दूसरा पत्थरों पर रेंगने की वजह से शोर भी पैदा हो सकता था जो संतरी को चौकन्ना कर देता। अब संतरी से मेरा फासला 10 गज के बकदर रह गया था। मैंने पिस्टल पहले से तैयार करके बेल्ट में अड़सा हुआ था। पिस्टल हाथ में लेकर मैंने संतरी के मुड़ने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो मुड़ा, मैं खड़ा होकर दबे कदमों उसके पीछे चलने लगा, और जब मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया तब उसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। उसे पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर मैंने एकदम उसके साथ लिपटते हुए उसके मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने तड़प कर मुझे खुद से झटकना चाहा, मगर इस वक्त तक मैं पिस्टल उसकी कनपट्टी से लगाकर ट्रैगर दबा चुका था। हल्की सी टक हुई और उसकी खोपड़ी में रोशन दान खुल गया था। उसका फड़कता बदन साख्त होने लगा। मैंने उसे आहिस्ता से जमीन पर लेटा दिया। पहला मरहला बखूबी मुकम्मल हो चुका था। मैंने वक्त देखा 3:20 थे। गोया अगले संतरी ने 10 मिनट बाद ड्यूटी पर उठना था। मैंने जल्दी से गिली सूट उतार कर साइड पर फेंका और संतरी के बदन से चादर उतार कर लपेट ली। उसके पास बड़ी टार्च भी थी, मैंने उठाकर अपने पास रख ली थी। 3:30 होते ही मैं धड़कते दिल के साथ बाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ गया। नाइट विजन साइट मैंने दोबारा समाल पैक में डाल ली थी। चादर मैंने इस तरह लपेटी थी कि मेरा चेहरा भी छुप गया था। तू आ गया दिलजीत। यूं ही मैं मोर्चे के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर मौजूद संतरी बेसब्री से मुस्तफसर हुआ। 2 घंटे इस सर्दी में जाकर यकीनन वो गर्म रजाई में जाने के लिए बेचैन था। मैंने टार्च जलाकर उसके चेहरे पर रोशनी फेंकी। उसने चेहरा साइड करते हुए कहा, यार इसे तो ऑफ करो। और ये आखिरी अल्फाज थे जो उसके होंठों से अदा हुए थे। गलाक पिस्टल की मिजल से निकलने वाले चंद ग्राम शीशे ने उसकी खोपड़ी में खिड़की बना दी थी। वो लहरा कर नीचे गिरा। मोर्चा इतना बड़ा नहीं था। नीचे गिरते हुए दीवार के साथ खड़ी 2 राइफलें भी नीचे गिर गई थीं। इन राइफलों के गिरने से अच्छा खासा शोर हुआ था। थोड़ा जोर से फेंको, शायद तोड़ने में कामयाब हो जाओ। साथ वाले मोर्चे से मज़ाहिया अंदाज में पुकारा गया। दोनों मोर्चों के दरमियान 20 गज के करीब फासला था। इसके बावजूद उसे राइफल्स के नीचे गिरने का शोर सुनाई दे गया था। मैं इसकी बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकला और सरहद से दूसरे मोर्चे की तरफ बढ़ा। उसने बावाज बुलंद पूछा, खैरियत तो है ना? यकीनन उसे मेरे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इस मर्तबा भी मैं खामोश रहा। और जवाब तो दो ना। उसने झुंझलाते हुए बाहर झांका। इस वक्त तक मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मेरे पास तो बस एक ही जवाब है। कहते हुए मैंने टार्च रोशन करके उसकी खोपड़ी में गोली झोंक दी। उसने थोड़ा झुककर बाहर झांका था। गोली लगते ही मुंह के बल गिर गया। इस तरह कि उसका भलाई धड़ मोर्चे से बाहर और टांगे मोर्चे के दरवाजे में थी। मैं उसके जिस्म पर पांव रखकर अंदर दाखिल हुआ। टार्च रोशन करके मैंने जायजा लिया। 2 G3 राइफलें, एक क्लाशनकोफ और माउंट पर लगी विक्रस गन नजर आ रही थी। मोर्चे के सामने वाले हॉल में मुझे थर्मल विजन साइट दिखाई दी। उसे ऑन करके मैं बाहर निकल आया। वहां से हमारी अपनी पोस्ट करीबन 400 मीटर के फासले पर थी, लेकिन यह हवाई फासला था, वरना लेफ्ट तरकियां से हमारी पोस्ट रंग कंटोर पर जाने के लिए एक ढलान अबूर करना पड़ती, जिसके बायस यह फासला 1000 मीटर के करीब बन जाता। रंग कंट्रोल पर मुझे पाक फौज का दलेर जवान टहलता हुआ नजर आ रहा था। थर्मल में यह खुसूसियत है कि यह दूरबीन की तरह काफी दूर तक दिखाव मुहैया करती है। इसका अंदरूनी नजारा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जिसमें हर जानदार काले या सफेद रंग में दिखाई देता है। वहां मजीद रुके रहना वक्त का ज़िया था। थर्मल साइट गले में लटका कर मैं लेफ्ट तरकियां की सामने वाली ढलान उतरने लगा। उतराई काफी सख्त थी, चूंकि रास्ता बना हुआ नहीं था, इसलिए अंधेरे में गिरने का भी अंदेशा था। मैंने बेधड़क टार्च जला दी। मुझे मालूम था कि पाक फौज के जवान ने फौरन इस तरफ मुतवज्जा हो जाना है, और वही हुआ। टार्च जलाए मुझे चंद सेकंड ही हुए थे कि रंग कंट्रोल की जानिब से टार्च का इशारा आने लगा, गोया वो आने वाले को मुतनबा कर रहा था। जवाबन मैंने भी टार्च का रुख उसकी जानिब करके 2-3 दफा इशारा दिया, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं बेखबरी में नहीं आ रहा। नीचे उतरते ही 100 मीटर के करीब हमवार मैदान सा था, जहां बारूदी सुरंगें किते बिछाकर कांटादार तार से उनकी हदबंदी जाहिर की गई थी। वो बारूदी किता अबूर करने के लिए मुझे चंद गज का चक्कर काटना पड़ा।
बारूदी किते की बाएं तरफ की हदबंदी के साथ कदरे तौर पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे कि जहां बारूदी सुरंग लगाना मुमकिन ही नहीं था। मैं इन्हीं पत्थरों पर चलकर आगे बढ़ता गया। बारूदी किते के सामने गुच्छादार तार लगी हुई थी। समाल बैग से वायर कटर निकालकर मैंने तार को काट कर रास्ता बनाया और आगे बढ़ गया। टार्च बुझाने की कोशिश मैंने नहीं की थी। रिंग कंट्रोल पर इस वक्त 2 टार्चों की रोशनी नजर आ रही थी। यकीनन संतरी ने गार्ड कमांडर को भी इत्तला कर दी थी। अपनी तरफ की रुकावटों को अबूर करने के बाद मैं रिंग कंट्रोल से 50 मीटर के फासले पर था जब मुझे जोरदार अंदाज में रुक पुकारा गया। मैं संतरी के हुक्म के बामुअज्जब रुक गया। हाथ ऊपर उसने अगला हुक्म दिया और मुझे तामील करनी पड़ी। ताली बजाओ। उसने यकीनन मेरे हाथों के खाली होने का यकीन करना था।